टॉपिक एडजस्टमेंट है, ध्यान दो। अब ना एडजस्टमेंट जैसे आपने 11th क्लास में एडजस्टमेंट किया, 12th क्लास में एडजस्टमेंट किया, तो वो एडजस्टमेंट नहीं है। कहीं सोचो दो जगह एंट्री करेंगे एडजस्टमेंट का, एक डेबिट में जाएगा एक क्रेडिट में जाएगा, एडमिशन ऑफ पार्टनर में किया अपने में, तो वो एडजस्टमेंट नहीं है। यहाँ पे एडजस्टमेंट का मतलब है कि कुछ कैलकुलेशन करना पड़ेगा जिससे आपको एग्जैक्ट अमाउंट निकाल के फिर लिखना पड़ेगा। डबल एंट्री वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो पहले ये दिमाग से निकाल देना कि एडजस्टमेंट है। कई बच्चे क्या करते हैं, सर ये दो जगह तो गया ही नहीं, आप तो बोल रहे थे एडजस्टमेंट है, तो ये वो एडजस्टमेंट नहीं है। यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन करना पड़ेगा, जिसमें से हम एक कैलकुलेशन देखने वाले हैं किसके ऊपर, दैट इज अ प्रोविजन फॉर टैक्स। या फिर मैं टैक्स की सिर्फ बात करूं, टैक्स। तो नंबर 1 एडजस्टमेंट है टैक्स। अब टैक्स आपको दो जगह देखने को मिल सकता है। सबसे पहले टैक्स का नेचर समझना होगा कि टैक्स का नेचर कैसे काम कैसे करता है, तो जाके आपको मैं जो कराऊंगा एडजस्टमेंट वो समझ में आएगा। पहले टैक्स का नेचर भी देख लेंगे और फिर हमें समझ में आएगा। देखिए टैक्स का थोड़ा सा फंडा समझिए। जैसे मान लो ये साल है, ठीक है ना, जितने भी टैक्स होते हैं, तो ये हमारा साल शुरू कब होता है, 1 अप्रैल को। हमारा नॉर्मली अकाउंट्स का ईयर माना जाता है 1 अप्रैल मान लेते हैं 2025 में। और ये खत्म कब हो जाएगा हमारा, 31/3/2026 में। यही होगा कि अप्रैल में शुरू हुआ और 26 में हमारा खत्म हो जाएगा ये। इसके बाद इस बिटवीन में आपने जो भी पेमेंट किया है, पेड किया है, इस बिटवीन में जो भी आपने पेड किया है उसको आप माइनस कर देते हो। कैश फ्लो स्टेटमेंट में हर जगह तो ये कॉन्सेप्ट नहीं लगता कि हम ये पेमेंट कर रहे हैं, हर जगह ये कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, लेकिन हाँ कुछ जगह कॉन्सेप्ट लगता है। पेमेंट करते हो तो माइनस हो जाता है और रिसीव करते हो तो प्लस हो जाता है। जैसे मशीनरी में, मशीनरी बेचते हैं तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में प्लस होता है क्योंकि पैसे आते हैं, और मशीनरी खरीदते हैं तो पैसे जाता है, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो हर जगह ऐसा नहीं बोलते, कई बार बोलते हैं इनफ्लो हुआ तो ऐड करो, आउटफ्लो हुआ तो माइनस कर दो। ये कॉन्सेप्ट ठीक है, लेकिन एवरीवेयर नहीं लगता। डेप्रिसिएशन में भाई कौन सा आउटफ्लो हो रहा है आपका या इनफ्लो, तब भी तो ऐड कर रहे हैं ना, तो हर जगह नहीं लगेगा। लेकिन मेजरली इसमें से एक टैक्स वाले कॉन्सेप्ट में ये वाला कॉन्सेप्ट लगता है टैक्स में। तो नॉर्मली मैंने क्या कहा कि इस साल जो ये ड्यूरेशन है पूरे साल, इसमें हम अगर कोई भी पेमेंट करते हैं टैक्स का, तो उसको हमें कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माइनस कर देना चाहिए। ये लॉजिक चलता है। लेकिन रूल के हिसाब से गवर्नमेंट क्या कहती है कि भाई इस साल जो भी पैसे कमाओगे तो तुम इस साल टैक्स भर ही नहीं सकते। क्यों नहीं भर सकते, क्योंकि इसके बाद अगले दिन से ही, जैसे ही मैं बोलूंगा 1/4/2026, तो ये फाइनेंशियल ईयर ही चेंज हो गया हमारा, और आपको हम समय देंगे आपके टैक्स की कैलकुलेशन करने के लिए थोड़ा सा टाइम। यानी नॉर्मली कंपनी, क्योंकि ये कंपनी बनाती है, साधारण व्यक्ति नहीं बनाता, तो 30 सितंबर दिया जाता है इनको, स्टैंडर्ड टाइम जो है वो दिया जाता है 30 सितंबर, और इंडिविजुअल के केस में दिया जाता है 31 जुलाई। कि अगर कोई कंपनी है तो अपने टैक्स को 30 सितंबर तक जमा करा दे, यानी हिसाब किताब बना के, और कोई इंडिविजुअल है तो वो 31 जुलाई तक जमा करा दे। कब, जैसे ही साल खत्म होगा इसके बाद जो भी 30 सितंबर आएगा इस डेट से पहले पहले जमा कराए। और ये जो साल हमारा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ, इन ड्यूरेशन में क्या करना है, उसको इन ड्यूरेशन में बैठ के इसको एक तो कैलकुलेशन करना है, अपने टैक्स का कैलकुलेशन करके, और उसके ऊपर सरकार को पेड कर देना है। तो सर किस इनकम की कैलकुलेशन कर रहा है ये, क्या यहां से लेके यहां तक की इनकम पे कैलकुलेशन कर रहा है या पिछले वाले इनकम की कैलकुलेशन कर रहा है, प्रीवियस ईयर वाले इनकम की कैलकुलेशन कर रहा है ये। तो अगर प्रीवियस ईयर वाली कैलकुलेशन कर रहा है तो टैक्स कौन सी इनकम पे दे रहा है, प्रीवियस ईयर वाले पे दे रहा है। तो अगर प्रीवियस वाली इनकम पे टैक्स दे रहा है तो ये टैक्स इस टाइम पे पेड ना होके कब पेमेंट हो रहा है, नेक्स्ट ईयर पेड हो रहा है। तो अगर मैंने बोला भाई मैंने इस साल का इनकम टैक्स दिया, मैं ऐसे कभी नहीं बोलूंगा मैंने इस साल इनकम टैक्स दिया, मैं बोलूंगा मैंने इस साल का इनकम टैक्स, यहां पे बोलूंगा मैंने दे दिया, तो भैया पेमेंट तो नहीं हुआ। तो इसलिए ये हमारा ना प्रॉफिट एंड लॉस या फिर ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो भी देखते हैं अभी, तो इस साल क्या होगा, ऐसे क्या हमारा इससे पिछला साल होगा नहीं क्या, कभी भी होगा पिछला साल। यानी पिछला साल कब होगा, 1/4/2024, और खत्म कब होगा 2000। तो यहां की जो इनकम होगी उसके ऊपर टैक्स कब देंगे हम, यहां कैलकुलेट करेंगे कहीं जाके, और यहां पे टैक्स पेमेंट होगा। तो भाई इस साल जो भी था हमारा करंट ईयर,
इस करंट ईयर में टैक्स तो हमने पे किया है, सरकार को टैक्स तो पे किया है, लेकिन हमने इस साल की इनकम पे नहीं पे किया है। कौन से इनकम पे किया है? प्रीवियस ईयर। और जो इस साल का पीएनएल बनता है, उस पीएनएल को हमने आपने स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस बनाया था, तो सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट आया था प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये आया था। उसमें से फिर माइनस करते हैं हम टैक्स, जो भी अमाउंट आया, फिर आता है हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और ये वाला जो हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता है, ये कहां पहुंच जाता है? हमारे बैलेंस शीट के अंदर पहुंच जाता है। और हम अपने ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाते टाइम पे कौन से वाला प्रॉफिट कंसीडर करते हैं? बैलेंस शीट वाला। उसके बाद कुछ उसमें एडजस्टमेंट मार के लगा के माइनस प्लस करके क्या बनाते हैं? बिफोर टैक्स वाला पॉइंट बनाते हैं। तो इसके अंदर क्या है, जो करंट ईयर का यहां पे जो आपको टैक्स दिख रहा है ना, वो पता है कौन सा टैक्स है? इस करंट ईयर का जो यहां कैलकुलेट किया है, वो वाला टैक्स है। तो करंट ईयर का टैक्स हम प्रॉफिट एंड लॉस में दिखा तो रहे हैं स्टेटमेंट में, लेकिन उसका पेमेंट नहीं हो रहा है। पेमेंट किसका हो रहा है? हमारा प्रीवियस ईयर वाले का हो रहा है। पहले ये समझ लो आप, यहां पे पेमेंट हो रहा है कौन से साल का हो रहा है? प्रीवियस ईयर का। और यहां वाला टैक्स हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जो है हमारा, उसके अंदर हम दिखा रहे हैं। तो कौन से वाला टैक्स दिखा रहे हैं? क्योंकि कैलकुलेशन यहां किया, पीएनएल यहां बना, तो इसी टैक्स को तो दिखाया होगा पीएनएल में, तो ये दिखाएं। तो हमारा जब भी कभी इनकम टैक्स की बात आता है, तो इनकम टैक्स में हमें 2 साल का डेटा देखने को मिलता है, एक करंट ईयर का और एक कौन सा मिलता है हमें? प्रीवियस ईयर का। तो जो हमारा माइनस में जाना चाहिए वो प्रीवियस ईयर का जाना चाहिए, और करंट ईयर का हमारा किस में जाना चाहिए? प्लस में जाना चाहिए। किस में जाना चाहिए? हमारा प्लस में। ये तो तब होता है जब 2 साल का डेटा देता है। मान लिया जाए आपको मैंने स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस दिया, और यहां पे मैंने सिंपली एक दे दिया टैक्स 1000, करंट ईयर का मैंने टैक्स दे दिया 1000, तो भाई आपको तो प्रीवियस ईयर का टैक्स मिला ही नहीं, नहीं मिला देखने को। तो ऐसे में अजम्पशन लिया जाता है कि इस साल का जो टैक्स है वही पिछले साल होगा, तो 1000 रुपए टैक्स पेड भी हम क्या करेंगे? मान लेंगे। तो यहां पे 3 कॉन्सेप्ट निकल के आते हैं। अब देखो कैसे। पहले तो ये प्रीवियस और करंट ईयर का समझ में अगर आपको आ गया है, तो यहां पे 3 तरीके से होता है। एक हो सकता है व्हेन प्रोविजन फॉर टैक्स, इसको प्रोविजन ज्यादा जानते हैं हम, प्रोविजन फॉर टैक्स गिवन फॉर 2 ईयर विदाउट एडजस्टमेंट। और प्रोविजन फॉर टैक्स आप अगर अगर गिवन होगा तो पता है किसका पार्ट होता है? करंट लाइबिलिटी का। मैंने बताया था प्रोविजन फॉर टैक्स आपको कहां देखने को मिलता है? शॉर्ट टर्म प्रोविजन फॉर टैक्स के अंदर एक हेडिंग भी था करंट लाइबिलिटी के अंदर, वहां मिलेगा। तो ऐसे सिचुएशन में अगर आपको दे रखा है दोनों साल का, तो उसकी 2 एंट्री है, तो दोनों साल का डेटा का क्या करने वाले हो? तो ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना है? ऐड हो जाएगा, ऐड इन नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट इन वर्किंग नोट। वर्किंग नोट लिख रहा हूं, ठीक है ना? समझ रहे हो वर्किंग नोट कौन सा था? नेट प्रॉफिट के लिए वर्किंग नोट जो बनाते थे, याद है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम वाला, अलग से एक वर्किंग नोट ही बोला था। वहां पे जाके कौन सा ऐड हो जाएगा हमारा? वर्किंग नोट में कौन से वाला डेटा ऐड होगा हमारा? करंट ईयर का। कौन सा कह रहा है? ऐड इन नेट प्रॉफिट, ऐड करंट ईयर, ऐड करंट ईयर, करंट ईयर टैक्स इन नेट प्रॉफिट इन वर्किंग कैपिटल। समझ जाओगे मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है ना? तो मैंने क्या बोला? ऐड कर देंगे। कहां पे ऐड करेंगे? कौन से वाला टैक्स? 2 टैक्स होगा। मैंने क्या बोला? जब आपको कौन से टैक्स 2 साल के दे रखे हैं, जैसे कि मान लेते हैं आपको 2025 और 2026 2 साल मिला। यहां पे मैंने पीएफटी लिख दिया 2000 रुपए और 3000। तो अब आपको चुनना है कि इसमें प्रीवियस ईयर का कौन सा है भाई? प्रीवियस ईयर का कौन सा है? 25 प्रीवियस है, तो उसको हम कहां करेंगे? जाके वर्किंग नोट में जाके ऐड कर देंगे। और दूसरी एंट्री कहां जाएगी? लेस कर देंगे, लेस प्रीवियस ईयर टैक्स
फ्रॉम कैश जनरेशन, याद करो, फ्रॉम कैश जनरेशन फ्रॉम ऑपरेशन के बाद मैंने लिखवाया था ना लेस इनकम टैक्स। हेडिंग फॉर्मेट याद करो, सबसे पहले नेट प्रॉफिट था, फिर क्या था हमारा, उसके बाद अगला हेडिंग नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, उसके बाद क्या था कैश जनरेशन फ्रॉम ऑपरेशन, उसके बाद मैंने कहा था इनकम टैक्स को क्या करना है आपने, तो वहां पे माइनस हो जाएगा। मैंने समझा दिया, देखो नोटिंग करते टाइम पे ये मैं अपने हिसाब से जो मुझे समझ में आ रहा है मैं लिख रहा हूं, लेकिन आप बेहतर समझ रहे हो कि क्या यहाँ पे और कौन से दिमाग में इमेजिन चल रहा है, तो जब नोट करोगे तो अपने हिसाब से साइड में लिख भी लेना कि क्या बातें मैंने किया और आपको जो समझ में आया वो कैसे आप रिवीजन के टाइम पे कर पाओगे। समझ में आई बात आपको? एक तो ये सिचुएशन हो सकता है, एक सिचुएशन हो सकता है व्हेन गिवन ओनली स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सिर्फ स्टेटमेंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मिलेगा, तो ऐसे सिचुएशन में सेम अमाउंट, जो अमाउंट दे रखा है उसी अमाउंट को क्या करोगे, ऐड कर दोगे नेट प्रॉफिट में, सेम अमाउंट को हम क्या करेंगे, इसी को कॉपी कर लेते हैं, सेम अमाउंट, समझे बात? मैंने क्या दे दिया आपको, स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस दे दिया, उसके अंदर आपको टैक्स मिल रहा है और कहीं है ही नहीं टैक्स की बात, तो हमें उसको एक बार ऐड करना पड़ेगा और एक बार माइनस। माइनस क्यों कर रहे हो सर? अजम्पशन लेते हैं कि पिछले साल भी यही टैक्स रहा होगा, इसलिए हम उसको क्या कर देंगे, सेम अमाउंट ऐड और सेम अमाउंट। जब 2 साल का डेटा देगा तो प्रीवियस ईयर और करंट ईयर के हिसाब से समझ में आ गया, और जब सिर्फ और सिर्फ कहां देगा, व्हेन गिवन इन ओनली, कहां पे, जब कहां गिवन हो, स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस पे। समझ में आ रही बात आपको? इसके बाद व्हेन गिवन इन बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जब दो जगह दे दे, बैलेंस शीट में भी और स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस में, तब आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा अकाउंट, प्रिपेयर अकाउंट, ठीक है, प्रिपेयर क्या करना पड़ेगा, अकाउंट। अकाउंट कैसे बनेगा अभी पीछे चलेंगे, और व्हेन गिवन इन बैलेंस शीट एंड एडजस्टमेंट, बैलेंस शीट एंड एडजस्टमेंट, तो भी आपको सेम अकाउंट प्रिपेयर करना होगा। अब सर एडजस्टमेंट कैसे पता चलेगा हमें एडजस्टमेंट है? देखिए एडजस्टमेंट का मतलब क्या है, कैसे पता चलता है एडजस्टमेंट? आपको मान लो मैंने एक यहां पे अभी बुक के भी क्वेश्चन दिखा दूंगा किस तरीके से होगा आपका। सबसे देखो दो ही एडजस्टमेंट है जो आपके तीन एडजस्टमेंट आपके पेपर में आएगा, मैं कराऊंगा हालांकि 10-12 एडजस्टमेंट, लेकिन पेपर में 3 ही आएगा। एक ये, एक डेप्रीशिएशन वाला जिसको एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन या फिर प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन भी कहते हैं, और एक डिविडेंड वाला। यही 3 एडजस्टमेंट से आपके कोई 2 एडजस्टमेंट उठ के आएंगे पेपर में। तो हम ये तीनों पहले आज हम क्या कर रहे हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स, फिर ऐसे हम डेप्रीशिएशन का देख लेंगे, जितने भी मैक्सिमम पॉसिबल केस हो सकता है। ऐसा नहीं कि सर टैक्स बता दो, मैंने एक जगह बता दिया फिर दूसरी जगह क्वेश्चन पूछोगे सर यहाँ पे तो ऐसे है तो ऐसे कब करेंगे। तो जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ ना, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए इसके बाहर नहीं हो सकता टैक्स के ऊपर, टैक्स इसी में से आपको गिवन होगा। तो मान लो एडजस्टमेंट का मतलब क्या है समझो, जैसे 2 साल का आपको बैलेंस शीट दे दिया गया, आपको 2 साल का बैलेंस शीट दे दिया गया, लाइक 2025 और 2026। यहाँ पे दे दिया शेयर कैपिटल मान लेते हैं 50,000, 1,00,000, मैं एक अजम्पशन इस तरीके से डेटा दे दिया आपको, ठीक है ना। लास्ट में ये टोटल वोटल हो गया और नीचे पॉइंट नंबर 1 दे दिया प्रोविजन फॉर टैक्स, टैक्स 1,000, और यहां पे भी प्रोविजन फॉर टैक्स है 2,000 और 3,000। तो ये कहां गिवन है बैलेंस शीट के, ये क्या है हमारा
तो ये कहाँ गिवन है? बैलेंस शीट के अंदर। और ये कहाँ गिवन है? बैलेंस शीट के तो बाहर जो गिवन है उसको हम क्या कॉल करेंगे? एडजस्टमेंट। समझ में आई बात आपको? उसे क्या बोलेंगे? एडजस्टमेंट। तो जब ऐसे गिवन होगा, अगर सिर्फ ये नहीं देता ये देता तब तो हमारा काम चल जाता, ऐड कर देते करंट ईयर का, लेस कर देते। लेकिन नीचे जब एडजस्टमेंट में दे दिया तो हमारा काम नहीं चलेगा, अब हमें अकाउंट बना के फिर करना पड़ेगा। अब मुद्दे की बात है सर, जो नीचे आपको एडजस्टमेंट में दिया जा रहा है वो क्या है? तो नीचे जो एडजस्टमेंट में देगा, या तो आपको बोल सकता है प्रॉफिट प्रोविजन फॉर टैक्स क्रिएट, या हो सकता है चार्ज, या हो सकता है प्रोवाइड, अनेक और वर्ड हो सकते हैं। इसका मतलब होता है मेड, और या हो सकता है कहे आपको प्रोविजन फॉर टैक्स पेड। जब पेड वर्ड कहेगा तब अलग सिचुएशन होगा, मेड वर्ड कहेगा तब अलग आपका सिचुएशन होगा। पेड का मतलब हम पेमेंट की जानकारी दे रहे हैं, मेड मतलब जो इस साल बनाया है उसकी जानकारी दे रहे हैं। मेड का मतलब जो P&L के अंदर लिखा है उसका मतलब ये है। चलिए कैसे अकाउंट बनेगा? प्रोविजन फॉर टैक्स कहां पे आता है वैसे? बैलेंस शीट में देखा है आपने कहीं? याद है आपको बैलेंस शीट प्रोविजन फॉर टैक्स कहां देखा है? करंट लायबिलिटी में। किस हेडिंग में? प्रोविजन फॉर टैक्स का कोई हेडिंग था क्या करंट लायबिलिटी में? शॉर्ट टर्म प्रोविजन में। तो आप ही खुद बोल रहे हो लायबिलिटी है, तो प्रोविजन फॉर टैक्स क्या होगा हमारा? प्रोविजन फॉर टैक्स क्या होगा? तो लायबिलिटी का मतलब इधर तो डेबिट इधर क्रेडिट का तो फंडा ही है, तो इधर से प्लस होगा और इधर से क्या होगा? माइनस होगा। तो भाई बैलेंस बीडी किधर होगा इसका? देखो सिंपल लॉजिक और बिल्कुल फंडामेंटल क्लियर है ना आपको, तो आप गलती नहीं करोगे। अकाउंट क्या करते हैं? कैश फ्लो स्टेटमेंट, या जहां भी हमारे जो 12th स्टैंडर्ड में होते हैं ना, जहां अकाउंट बनाने की टाइम आ जाता है, जैसे मैं बोलूं फोर फीचर अकाउंट बनाओ, आफत लगता है यार, क्या दे दिया यार, फोर फीचर अकाउंट बनाओ, कैपिटल रिजर्व अकाउंट बनाओ, तो आफत लगेगा आपको। यहां पे जितने अकाउंट बनेगा तो आप बचने की कोशिश करते हो अकाउंट से। लेकिन अगर आपको रूल क्लियर है कि भैया लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी में सबसे पहले तो दो काम कर ही लेना है। बाय साइड में बिना बैलेंस बीडी के तो होगा नहीं, बीडी भी होगा और इसका टू साइड में क्या होगा? टू बैलेंस सीडी होगा। ये दो चीजें, और ये दो चीजें लिखने में आपको कोई बहुत ज्यादा नॉलेज की जरूरत नहीं है कि अकाउंट्स का एकदम बहुत डिटेल नॉलेज चाहिए आपको। ये दो काम कर लिया हमने। अब अब दो चीजें सोचना है, बढ़ना और घटना। किधर से बढ़ेगा? किस साइड से? ये क्रेडिट से। और घटेगा किस साइड से? अब घटने का रीजन है मैं सरकार को पैसा दे दूं, मेरा टैक्स घट जाएगा। मेरा टैक्स बन रहा है 1,00,000 रुपए, मैंने सरकार को बोला ले भाई 70,000 रुपए, तो मेरा टैक्स कितना बचा? 30 ही देना तो रह गया, तो घटेगा। तो घटने का रीजन मात्र एक है, टू बैंक से आप क्या कर दो? उसको पेड कर दो। टू बैंक से क्या करो? एकमात्र। और बढ़ने का रीजन है प्रॉफिट कमाते जाओ, प्रॉफिट कमाते जाओ, आपका टैक्स बढ़ता जाएगा। तो बढ़ने का रीजन है जब आपने मेड कर दिया, प्रॉफिट एंड लॉस से मेड मतलब अभी क्रिएट किया है, तो बढ़ने का रीजन ये है। तो यहां पे आपका इस क्वेश्चंस के अंदर दो ही बैलेंसिंग फिगर आंसर निकल सकते हैं। दो बैलेंसिंग फिगर, या तो ये बैलेंसिंग फिगर निकलेगा। कब निकलेगा ये बैलेंसिंग फिगर? अगर ये दे दे तो। या फिर ये बैलेंसिंग फिगर निकलेगा। ये बैलेंसिंग फिगर कब निकलेगा? जब ये दे दे। बीडीसीडी तो देगा ही देगा। तो अगर ये देता है तो ये बैलेंसिंग फिगर, और ये देता है तो ये बैलेंसिंग फिगर। अगर ये वाला देता है तो ये ऐड हो जाएगा कहां पे? नेट प्रॉफिट में। कौन से नेट प्रॉफिट में? वही वर्किंग कैपिटल वाले पार्ट में, वर्किंग सॉरी कैपिटल बोल दिया मैंने, वर्किंग नोट वाले पार्ट में, ठीक है ना। और ये वाला दे दिया तो माइनस हो जाएगा। कहां हो जाएगा? कैश जनरेशन फ्रॉम ऑपरेशन से लेस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा हमारा? लेस हो जाएगा। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा जो एडजस्टमेंट है, ठीक है ना। अब जैसे मेरा ये सवाल है, इस सवाल में सपोज करो मैं बोलता हूं, आप मुझे कैलकुलेट करके बताना। मैंने बोला कि प्रोविजन फॉर टैक्स क्रिएट चार्ज जो भी है ये 200 रुपए दे दिया मैंने। तो हम कैसे करेंगे इसको? मैं रफली करके दिखा रहा हूं कैसे करेंगे भाई। पहले बैलेंस बीडी लिखेंगे। बताओ इस सवाल के अंदर बैलेंस बीडी क्या होगा आपका? आपका 2000 और 3000 है, बैलेंस बीडी क्या होगा? इधर लिखेंगे 2000।
और सीडी इधर लिखेंगे 3000। और एडजस्टमेंट में क्या दे रखा है? अब क्रिएट ये मेड होता है, मैंने लिखा ना ब्रैकेट में, ऐसे शब्द में क्या बोलेंगे? मेड, जो कि पीएनडल में। तो कहां लिखेंगे? बाई में 200 रुपए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक, चलो 200 की जगह पे हम इसे 2000 कर देते हैं। ठीक है, तो कितने हो गए? 2000। तो इधर का टोटल 4000, इधर 3000। तो पेमेंट कितना किया हमने? 1000। तो 1000 जो पेमेंट है वो तो ले जाओगे माइनस करने के लिए, और ये वाला जो एडजस्टमेंट में 2000 दे रखा था जो मेड के समय में सामने लिखा है, वो कहां ले जाओगे आप? नेट प्रॉफिट में ऐड कर दोगे। समझ रहे हो कैसे अकाउंट बनेगा ये? अब सपोज करो मैं ये नहीं दे रहा आपको, ये नहीं दे रहा, मैं ये दे रहा हूं आपको 500 रुपए। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा? ये वाला पार्ट तो आएगा नहीं भाई, अब हमें पेड की जगह पे लिखना पड़ेगा 500, है ना? अब किधर डिफरेंस निकल रहा है? 1500 इधर निकल गया डिफरेंस हमारा। समझ रहे हो? मैं छोटा सा डेटा लिया जिससे आपको फटाफट ये 1500 रुपए आप ले जाओगे, ऐड कर दोगे नेट प्रॉफिट में। यानी देखो, वर्किंग नोट आप तब तक नहीं कर पाओगे नेट प्रॉफिट वाला जब तक ये अकाउंट नहीं बना लेते। समझ रहे हो बात? क्योंकि वो तो सबसे पहले करना होता है नेट प्रॉफिट लिखते टाइम पे। लेकिन नेट प्रॉफिट तभी ना लिख पाओगे जब उसके अंदर आपने टैक्स को क्या कर दिया हो? ऐड कर दिया। और टैक्स का ऐड आप तब तक नहीं कर पाओगे, कब तक? जब तक कि आप इसको वर्किंग नोट को नहीं कर लेते। समझ में आई बात आपको? उसके बाद ये पेड वाला सेक्शन तो लास्ट में। अगर आपको मेड दे देता है तो वर्किंग नोट थोड़े टाइम बाद भी बना लोगे तो चलेगा। अगर मैं ये दे दूं तो थोड़े टाइम बाद भी बना लोगे तो चलेगा, क्योंकि नेट प्रॉफिट आप सीधा सीधा ये ऐड करके निकाल लोगे। लेकिन अगर आपको पेड दे देता है और ये निकालना पड़ेगा, तो पहले आपको ये अकाउंट बनाना पड़ेगा अपने नेट प्रॉफिट को सही करने के लिए, फिर बाद में आगे बढ़ोगे। तो इनकम टैक्स के अंदर देखो मैंने क्या, इनकम टैक्स में क्या है, 3 टाइप से 4 पॉइंट लिख दिए। हो सकता है सिर्फ कहां दे? बैलेंस शीट में। इसमें तो बड़ा सिंपल है, करंट ईयर प्रीवियस ईयर। हो सकता है सिर्फ कहां दे? तो उसी अमाउंट को ऐड कर देना, उसी अमाउंट को, क्योंकि क्या जम्पशन होता है कि पिछले साल भी यही रहा होगा। और हो सकता है बैलेंस शीट और पीएनडल में दे दे, और हो सकता है बैलेंस शीट और कहां दे दे। तो दोनों का ट्रीटमेंट क्या होगा? प्रिपेयर करना पड़ेगा आपको अकाउंट। जो पीएनडल में होता है, जो पीएनडल में होता है हमेशा मेड होता है। पीएनडल में कौन सा होता है? मेड होगा। और बाकी एडजस्टमेंट में मेड भी दे सकता है और पेड भी, डिपेंड्स करता है क्या लैंग्वेज यूज कर रहा है। यहां तक बात समझ में आई आपको? तो एक क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन देखते हैं, आप बताना इसमें क्या है हमारा। 10 ईयर कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 दिया था क्या मैंने? चलो 20 तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का हो गया। इस बार की बुक ना आपकी बहुत बेकार करते जा रहा है टीएस ग्रेवाल मेरे, क्योंकि जो चीजें देनी चाहिए थी ना वो चीजें नहीं दे रहे अब पहले। और रीजन छोटा 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 करते करते क्यूआर कोड में डाल के फायदा नहीं है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 44 निकाल रहा हूं मैं सीधा सीधा। मैं पहले समझा दूं इसमें क्या इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 44 दिख रहा है आपको? 44 है, आप बुक को छोड़ दीजिए, यहां देख लीजिए 44 क्वेश्चन है। आप बोलोगे सर 1 2 3 से 44 दिमाग से निकाल दो, ये सामने आपके क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपको देखो शॉर्ट टर्म प्रोविजन फॉर टैक्स क्या है, बैलेंस शीट में गिवन है 2024 और 25 में। और इसको थोड़ा सा मैं नीचे जाऊंगा तो यहाँ नीचे मुझे क्या मिलेगा? एडजस्टमेंट मिलेगा। देखो एडजस्टमेंट है, और यहाँ क्या कहता है? इनकम टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर। अब क्या करना पड़ेगा आपको? बैलेंस शीट में भी है और कहाँ है? अब कैसे, क्या आप डायरेक्ट काम कर पाओगे इसमें? आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा। अकाउंट बना के बैलेंसिंग फिगर क्या निकलेगा? अगर पेड दे रखा है तो मेड आएगा, और फिर हम इस प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर एडजस्टमेंट लगाएंगे, जो कि रिजर्व एंड सरप्लस नोट नंबर 1 में देखने को मिलेगा। ये रहा हमारा बैलेंस प्रॉफिट, जो कि हमारा बढ़ गया घट गया वो बाद का बात है, फिर हम उसके हिसाब से करेंगे। तो क्वेश्चन इसका इस तरीके से होगा। दूसरा एक एडिशनल लोन है, हम सारे के सारे करेंगे। और भी देखो ये कई क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा इस तरीके से, जिसमें एडजस्टमेंट देखो इसमें भी आ गया टैक्स पेड, और आपको ऊपर देखोगे तो ऊपर आपको बैलेंस शीट के अंदर प्रोविजन फॉर टैक्स मिल जाएगा करंट लाइबिलिटी के अंदर। ये रहा शॉर्ट टर्म प्रोविजन नोट नंबर 4, और आ जाओ यहाँ पे नोट नंबर 4 में प्रोविजन फॉर टैक्स। ठीक है ना? तो अभी तो हम क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, मैं एक क्वेश्चन दूंगा अभी जो करेंगे अभी। क्वेश्चन नंबर 20 बुक में कुछ और कह रहा है, लेकिन हम कुछ और करना चाहते हैं। ठीक है, बुक वाले का थोड़ा सा आंसर हम बदल के अपने हिसाब से करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 20 बुक में डेप्रीशिएशन के ऊपर है, जो कि मैं अगली क्लास के अंदर डेप्रीशिएशन कवर करूंगा। अभी मैं नॉर्मल तरीके से कर लेता हूं, उसमें थोड़ा वेरिएशन करके अपने अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कौन सा, 28 चल रहे हैं या 19 को ही बना ले? 19 डाउट में ना आपका? हाँ तो 19 को ही बना लेते हैं, क्वेश्चन भी हो जाएगा और वो भी हो जाएगा। ये रहा 19। इसमें प्रोविजन फॉर टैक्स था क्या? बैलेंस शीट है क्या ये? अरे ये तो स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस है। अब देखो यही डाउट में आ सकता है मे बी। यहाँ पे ये क्या दे रखा था आपको 19 क्वेश्चन में? यही है ना 19? आपको 19 में क्या दे रखा था? प्रोविजन फॉर टैक्स दे रखा है ना आपको। इसको एक बार ऐड करना था और एक बार लेस, या तो आपने लेस करना नहीं किया होगा, इस वजह से आंसर नहीं आ रहा होगा। तो एक तो ये है। बाकी एडजस्टमेंट में देख लूँ तो मुझे कुछ ऐसा तो दिख नहीं रहा जो कि कराने वाला है। मैं समझा दूंगा अभी। और इसके नीचे कुछ भी ऐसा मुझे दिखा नहीं तो मैं बता दूंगा, बस एक वो पॉइंट होगा। आ जाइए 20 को ही करते हैं, आ जाइए 20 को ही करते हैं। फॉर्मेट बना लो। फॉर्मेट ब्लैंक फॉर्मेट में बोला था 3 चीजें लिख लो फटाफट से एकदम। मैं इतने क्वेश्चन कॉपी कर रहा हूं, आपके पास बैलेंस शीट में फॉर्मेट लिखा हुआ होना चाहिए। ओहो, बैलेंस शीट में फॉर्मेट, अभी पेज ही पलट रहे हो, इतनी देर में तो बन जाना चाहिए फॉर्मेट। सिक्स मार्क्स का क्वेश्चन होगा, इतना टाइम नहीं लेना आपको। आप एकदम तसल्ली से काम कर रहे हो। इसके नीचे था हमारा ये पार्ट। इसका आंसर मैच नहीं होगा बिकॉज हम क्वेश्चन को बदल रहे हैं। देखो ये क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन में क्या बदलाव कर रहा हूं ये देख लो, बाकी फिर आपको अपने इसको भी बाद में देख लेंगे। सबसे पहले शॉर्ट टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म प्रोविजन नोट नंबर 2, ये प्रोविजन फॉर टैक्स तो गिवन है। मैं इसको काट के, ये वाला एडजस्टमेंट को काट के, और इसके नीचे मैं अपना एक एडजस्टमेंट लिख रहा हूं, प्रोविजन फॉर टैक्स प्रोवाइड रुपीस पिछले साल का कितना है? 60, 80, 40,000, 40,000। भाई बाकी बुक से भी मैनेज कर लेना, क्वेश्चन दिख जाएगा आपको, मेरे पास अगर ना दिखे तो। मैं फटाफट से क्या बना लूँ इसका? ब्लैंक फॉर्मेट। ब्लैंक फॉर्मेट समझते हो? मैंने लास्ट क्लास के अंदर आपको बताया था ब्लैंक फॉर्मेट का मतलब क्या होगा। 3 हेडिंग जो हम इसके अंदर पुट कर लेंगे। तीन हेडिंग जो कि पुट कर लेंगे। थर्ड बुक आपके लिए बिल्कुल ऐसा है कि मान के चलो मार्क्स दिलाने वाला है। थर्ड बुक डिटेल, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखेंगे? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसके बाद क्या लिखेंगे? नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। फिर क्या लिखेंगे? कैश जनरेशन फ्रॉम ऑपरेशन, ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं, सिर्फ ऑपरेशन, ठीक है। कैश जनरेशन फ्रॉम ऑपरेशन, यहां तक आ गया, बना लिया।
अब हम एक एक करके सबसे पहले नेट प्रॉफिट की तरफ फोकस करने जा रहे हैं। नेट प्रॉफिट में देखो यहाँ पे आपको क्या दे दिया, इसमें तो कोई काम ही नहीं है, हटाओ इसको। रिजर्व एंड सरप्लस काम आएगा, यहाँ नेट प्रॉफिट होगा। नोट नंबर 1 पे आते हैं, तो नोट नंबर 1 में देखो पहले प्रॉफिट 4 लाख था, अब कितना हो गया 5 लाख। तो यहाँ वर्किंग नोट में मैं नेट प्रॉफिट लिखने जा रहा हूँ, दैट इज 1 लाख। इसके बाद क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट जब हमें दे दे तो उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, एक बार चेक करते जाते हैं। करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी किसी काम का नहीं है, ठीक है, इसका नोट्स वगैरह भी नहीं दे रखा है, किसी काम का नहीं है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग भी किसी काम का नहीं है। करंट लाइबिलिटी, और इसको हम बाद में यूज करने वाले हैं। प्रोविजन फॉर टैक्स, मेरा मेन पर्पस है ये समझाना। प्रोविजन फॉर टैक्स दे रखा है करंट ईयर प्रीवियस ईयर का, और नीचे एडजस्टमेंट में भी दे रखा है, जो मैंने एडजस्टमेंट काट करके एडजस्टमेंट लिख दिया है प्रोविजन फॉर टैक्स। तो हमें क्या बना लेना चाहिए, वी शुड प्रिपेयर अकाउंट बना लेना चाहिए हमें करने से पहले। तो लो फटाफट मैं अकाउंट बना लेता हूँ, और अकाउंट में हम क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस, बैलेंस बीडी, और बीडी और फिर टू बैलेंस सीडी। बीडी अगर आपको देखो तो बीडी क्या दे रखा है आपको, प्रोविजन 60,000 रुपए, और ये क्या दे रखा है 80,000 रुपए। मैंने नीचे कहा प्रोविजन फॉर टैक्स प्रोवाइड 40,000, बताओ टू में लिखेंगे बाय में, बाय में आएगा पी एंड एल से, पी एंड एल से लिखोगे मेड 40,000, तो कितने आ गए 1 लाख, और ये भी क्या आ गया 1 लाख, और यहां पे क्या आ गया टू, बैंक से पेमेंट 20,000 रुपए। तो ये वाला हमारा प्रॉफिट में ऐड हो जाएगा, तो ऐड पीएफटी दैट इज 40,000, ठीक है ना। और ये वाला माइनस हो जाएगा यहाँ पे, लेस टैक्स पेड, कितना माइनस करूंगा मैं 20,000, जो बैंक से निकला है बैलेंसिंग फिगर। हमेशा याद रखना कैश फ्लो स्टेटमेंट में बैलेंस बीडी और बैलेंस सीडी का कोई एंट्री ही नहीं होता कभी भी, हमेशा या तो उसके डिफरेंस का होगा या फिर जो एडजस्टमेंट से निकलेगा उसका होगा, ठीक है ना। तो इसमें चारों चीजें था, तो इसकी एंट्री नहीं, इसकी एंट्री नहीं, दो की एंट्री कर दी हमने। आगे बढ़ते हैं, नॉन करंट एसेट्स में दे रखा है प्रॉपर्टी एंड प्लांट एंड इक्विपमेंट दे रखा है, और इसमें दे रखा है आपका नोट नंबर 3। तो नोट नंबर 3 ये रहा हमारे सामने, क्या कहता है भाई, हमारे पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 1 लाख से 2,50,000 हो गया। तो इसके अंदर जब भी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का डिफरेंस होता है ना, उसका मतलब हमारा करंट ईयर का डेप होता है। तो मैं यहाँ पे डेप्रिसिएशन ऐड कर दूंगा, दैट इज कितने 1 लाख से 2,50,000, तो 1.5 लाख का डेप आ जाएगा। सर यहाँ पे भी दे रखा था कुछ कुछ, मैंने बोला इसको ध्यान ही नहीं देने, मैंने सिखाया नहीं तो मैं इसकी बात नहीं करूंगा, इसलिए मैंने वो लाइन क्या करा है काट दिया आपके लिए। समझ में आई बात आपको। इसके बाद और नीचे आ जाए, इंटेंजिबल एसेट्स नोट नंबर 4, इंटेंजिबल एसेट नोट नंबर 4 मैंने लिया नहीं, ये रहा, क्या हो गया 2 लाख से 1,40,000। और इंटेंजिबल एसेट्स में क्या है, गुडविल है, तो 2 से 1,40, तो यहाँ पे आ भी जाएगा गुडविल भाई कितने 20,000, 2 लाख से नहीं 60,000, कितने आ जाएंगे। नेट प्रॉफिट अभी मैंने कैलकुलेट नहीं किया, जब तक मैं पूरा नहीं पढ़ लूंगा तो मैं नहीं कर पाऊंगा उसको, समझ में आई बात आपको। तो अब शुरू से एक बार फिर चेक करेंगे, शेयर होल्डर किसी काम का नहीं, शेयर कैपिटल नहीं, रिजर्व एंड सरप्लस हो गया, नॉन करंट लाइबिलिटी कोई नोट भी नहीं है, किसी काम का नहीं है ये, करंट लाइबिलिटी हम बाद में देखते हैं, शॉर्ट टर्म प्रोविजन हो चुका है। इसके बाद ये वाला हमने कर लिया, इंटेंजिबल भी हो गया, करंट एसेट्स जो है ये सारा हम बाद में देखते हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट काम में नहीं है, सब कुछ हमने यहाँ कवर कर लिया। अब आप देख लो एक बार, धीरे धीरे एकदम स्टेप बाय स्टेप चलना है। अब हम काम स्टार्ट करेंगे कैसे, अब हम सिर्फ और सिर्फ ये 2 चीजें आई हैं, ठीक है ना। कोई ऐसा था नहीं हमारे पास इंटरेस्ट पेड, कोई ऐसा नहीं था डिविडेंड पेड, कोई ऐसा नहीं था जनरल रिजर्व इंक्रीज, क्योंकि जो हमारा रिजर्व एंड सरप्लस में सिर्फ प्रॉफिट दे रहा था, अगर जनरल रिजर्व भी इसमें देता तो हम जनरल रिजर्व का डिफरेंस निकाल के यहाँ एड बैक कर देते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ आइटम है ही नहीं, तो सिंपल सी बात है, नेट प्रॉफिट ये आ जाएगा 1,40,000, और आंसर 1 लाख। इसके अंदर ना जब हम तीनों एक्टिविटी करेंगे ना, तो आंसर आपको पहले से पता होगा, जैसे कि कैश बैलेंस शीट मैच होता है ना, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्लोजिंग बैलेंस मैच हो जाता है। तो हम अभी तीनों एक्टिविटी तो नहीं कर रहे, तो अभी चेक भी नहीं कर सकते हम इसको। तो आपका आ जाएगा 1,40,000, इसका टोटल यहां लिखोगे, डेढ़ 2,10,000 और 1,40 कितने हो गए, इसके नीचे लिखोगे 1,40 2, 1,50,000 और 2 3 लाख। अब यहां पे क्या आता है बताओ, क्या लेंगे यहां पे, करंट लाइबिलिटी करंट एसेट्स। तो पहले करंट लाइबिलिटी करंट एसेट्स, क्या करंट लाइबिलिटी दे रखा है, ये क्या हुआ 60 से 1 लाख हो गया, क्या करे बताओ, क्या हो गया 1 लाख से, सॉरी 60,000 से 1 लाख, तो 40,000 क्या होगा प्लस होगा, 40,000 क्या होगा हमारा
मैंने क्या बताया था, जो गुड होगा उसको माइनस, और जो बैड होगा, और गुड क्या होता है, लाइबिलिटी घटना, एसेट्स का बढ़ना, और बैड क्या होता है, लाइबिलिटी का बढ़ना और एसेट्स का घटना। समझ रहे हो बात। इसके बाद आ जाओ, ये प्रोविजन वाला तो काम खत्म ही हो गया। अब नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री 2 से 250 हो गया। क्या करें इन्वेंट्री का, माइनस, क्योंकि हमारा बढ़ रहा है तो 50,000 क्या हो जाएगा, माइनस। इसके बाद इन्वेंट्री के बाद ट्रेड रिसीवेबल 3 लाख से 5 लाख हो गया। 5 लाख है, 50,000 है, 5 लाख हो गया। क्या करें, ट्रेड रिसीवेबल माइनस कितने, 2 लाख। इसके बाद और आगे आ जाओ, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 60,000 से 90,000 हो गया। इसको लेंगे ही नहीं। मैंने बताया था कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को कैश फ्लो स्टेटमेंट पे सबसे लास्ट में सीखेंगे, अभी कुछ नहीं करना, ना ऑपरेटिंग में आएगा, ना इन्वेस्टिंग में आएगा, ना फाइनेंसिंग में आएगा। तो इसको लेंगे नहीं तो इसका कोई काम ही नहीं है, बस खत्म। यहां से टोटल करते हैं तो 2 लाख, 2,50,000 माइनस 40 तो 2,10,000, वो भी नेगेटिव का। तो इसमें से ये माइनस कर दोगे, 350 में से 210 माइनस करो तो कितने आ गए, 1,40,000। इसमें से 20,000 को और माइनस कर दो तो क्या आ गया, इसको क्या नाम दे देंगे, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये रहा आंसर। समझ में आई बात आपको, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो इससे पहले वाले क्वेश्चंस को एक बार, आपका जो डाउट में था 19 नंबर, मैं उसको पूरा एक बार समराइज कर दूं ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए। आपने कर रखा है ना, चेक करते रहिएगा, जो कर रखा है वो चेक करते रहिएगा, फटाफट से मैं बताता जाऊंगा। सबसे पहले आपको नेट प्रॉफिट जो दे रखा है, आपके पास 2 चॉइस है। एक चॉइस है आपके पास, या तो आप नेट प्रॉफिट ये वाला ले लो 244, तो ये कौन सा हो जाएगा, बिफोर टैक्स, और हम लेते भी बिफोर टैक्स है। या तो अगर आप आफ्टर टैक्स लोगे तो पहले आपको एक बार टैक्स को ऐड करना पड़ेगा और फिर काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 2,44,000 सीधा उठा लोगे आप। कितने ले लोगे, 2,44,000। समझ में आई बात आपको। अब आ जाते हैं, हम ऊपर से एक एक चीज पढ़ते जाएंगे, क्या ऐड होगा क्या लेस होगा। सेल्स तो बिजनेस का कुछ नहीं होगा। अदर इनकम देख लेते हैं, नोट नंबर 1। अदर इनकम के लिए नोट नंबर 1, नोट नंबर 1 में क्या है हमारा, डिविडेंड रिसीव इन्वेस्टिंग का पार्ट है, माइनस करो। डिविडेंड पेड फाइनेंसिंग का पार्ट होता है। इसके बाद प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, इसको भी माइनस करो। ये दोनों नेट प्रॉफिट में क्या हो जाएगा हमारा, माइनस हो जाएगा। इसके बाद आ जाते हैं नोट नंबर 1 के बाद नोट नंबर चेंज इन इन्वेंट्री। चेंज इन इन्वेंट्री क्या होता है, वर्किंग कैपिटल। चेंज इन इन्वेंट्री क्या होता है, और चेंज इन इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक माइनस, तो ओपनिंग स्टॉक 10 है, क्लोजिंग 15 है तो माइनस में आएगा। ओपनिंग 15 है, क्लोजिंग 10 है तो पॉजिटिव आएगा। हमारा यहाँ पे चेंज इन इन्वेंट्री किसमें, पॉजिटिव में। किसमें हमारा डिफरेंस किसमें आ रहा है, पॉजिटिव, यानी हमारा बढ़ रहा होगा या घट रहा होगा। पहले हमारा 10 था फिर 15 हो गया, आप ऐसे समझो 10 था 15 हो गया तो माइनस में जा रहे हैं। अगर पहले हमारा 10 था और बाद में 5 हुआ तभी तो पॉजिटिव में आएगा। तो हमारा जब चेंज इन इन्वेंट्री जब यहां पे पॉजिटिव में आ रहा है, इसका मतलब स्टॉक क्या हो रहा होगा, इंक्रीज या डिक्रीज, डिक्रीज हो रहा होगा। समझ रहे हो बात को। तो डिक्रीज हो रहा है तो वर्किंग कैपिटल वाले पार्ट में आ जाएगा, डिक्रीज वाले में तो ऐड हो जाएगा। समझ रहे हो बात मैं क्या बता रहा हूं। इसके बाद आ जाइए चेंज इन इन्वेंट्री के बाद यहाँ पे, अच्छा चेंज इन इन्वेंट्री यहाँ 16,000 माइनस में दे रखा है तो अब हमें प्लस करना पड़ेगा। मैंने ये देख लिया था, अभी से क्या करना पड़ेगा, प्लस। नोट नंबर में भी जाके देख लो ना, मैंने तो वैसे ही समझा दिया, नोट तो आपको बाद में जरूरत पड़ेगी। ये देखो ओपनिंग कितना है और क्लोजिंग कितना है। क्लोजिंग हमारा करंट ईयर होता है, ओपनिंग तो हमारा देखो क्या हो गया, 284 से कितने हो गए, 3 लाख, यानी हमारा इन्वेंट्री क्या हो गया, बढ़ गया, बढ़ गया। इसलिए वहां पे क्या हो गया हमारा माइनस, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, तो क्लोजिंग में बढ़ रहा है हमारा। तो बढ़ने का मतलब एसेट्स का बढ़ना, तो आप सिंपल सा ऐसे लिख भी लो, लिख भी लो। अगर हमारा चेंज इन स्टॉक पॉजिटिव है या नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव है तो हम भी सीएफएस में प्लस करेंगे, नेगेटिव है तो हम सीएफएस में माइनस करेंगे। ऐसे रूल समझ लो। जो चेंज इन इन्वेंट्री स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस है वही करने वाले हम सीएफएस में, और कहां पे, वर्किंग कैपिटल चेंजेस के वहां पे। तो एक तो ये हो गया हमारा, ठीक है। इसके बाद और आगे आते हैं, आ जाइए, हमारा ये आ गया चेंज इन इन्वेंट्री। इसके बाद डेप्रीशिएशन एमोटाइजेशन, डेप्रीशिएशन एंड एमोटाइजेशन, तो डेप्रीशिएशन वापस से क्या करो, ऐड कर दोगे। डेप्रीशिएशन वापस क्या करोगे, ऐड कर दोगे। अदर एक्सपेंस नोट नंबर 3 में देखते हैं क्या बता दिया इसने अदर एक्सपेंस में, नोट नंबर 3। ऑफिस एक्सपेंस तो भैया ठीक है, जायज है, ये भी ठीक है। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ये क्या होगा वापस
वापस से फॉर्मेट में ऐड हो जाएगा। इसके बाद और आगे आ जाते हैं, प्रोविजन फॉर टोटल एक्सपेंस दे रखा है, वो तो एक्सपेंस का टोटल, प्रोविजन फॉर टैक्स, और इस टैक्स 64,000 को एक बार लास्ट में जाके क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। एक बार तो ऐड कर ही चुके हैं और एक बार क्या कर देंगे, लास्ट में जाके माइनस कर देंगे। और इसके बाद आपको कुछ और इंफॉर्मेशन है करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी का। तो आपका ये देखिए 2024 से बढ़ गया लाइबिलिटी तो ऐड हो जाएगा, ये आपका एसेट्स है ये हमारा बढ़ गया तो ये माइनस हो जाएगा। ऑफिस एक्सपेंस दे रखा है आपको आउटस्टैंडिंग तो ये आपका जीरो यानी घट गया तो माइनस हो जाएगा। सेलिंग एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग ये भी दे रखा है आपको जो कि बढ़ गया तो आपका प्लस हो जाएगा, और यहां से माइनस प्लस निकालेंगे, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आपका आंसर आ जाएगा। जिसने आधा अधूरा कर रखा था अभी करके फाइनल इसका आंसर निकाल के मुझे दिखा दो इसका, जिसने आधा, क्योंकि आपने बोला डाउट है नहीं हुआ तो आधा तो किया होगा भाई, या देखते ही नहीं हुआ, करा होगा तभी नहीं हुआ होगा। तो जहां जहां जो जो पॉइंट एरर आपने देखा, जो मैंने समझाया और आपने ये नहीं सोच पाए थे, तो वो चीज को इंप्लीमेंट करो उस पे, और करने के बाद आप आंसर निकाल के चेक करो आपका आंसर आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। फटाफट से पहले तो आप नोटिंग करोगे, उसके बाद फिर हम इस पे आएंगे। तो ये रहा नोटिंग करने के लिए आपके पास तीनों अकाउंट, और उसके बाद फिर हम उस पर चले जाएंगे। फटाफट से थोड़ा नोट करना जल्दी जल्दी।